Okay. Point number 2 in the depreciation concept is condition for claiming depreciation. As you suggested, assessee must be the owner of the asset. Here, even a beneficial owner and deemed owner is also included. The asset should be used for the business. Use का मतलब होता है सर, it can be active use और passive use, दोनों हो सकता है. जैसे फायर एक्सटिंग्विशर अगर बिल्डिंग में लगा के रखा हुआ है तो फायर एक्सटिंग्विशर कैन बी यूज ओनली इन द केस फायर टेक्स प्लेस इन द फैक्ट्री, लेकिन इट इज रेडी टू यूज. रेडी टू यूज को हम पुट टू यूज मान लेते हैं क्योंकि वो पैसिव यूज में है. पावर जनरेशन, जनरेटर है आपके पास, डीजल जनरेटर है, पावर जनरेटर है. जब आपका पावर ऑफ होगा तभी वो यूज होगा, लेकिन चलेगा. हमने नहीं बोला कि कंसिस्टेंटली यूज होना चाहिए, फ्रीक्वेंटली यूज होना चाहिए, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है. रेडी टू यूज होगा उसको हम यूज मान लेते हैं. Assets must be put to use for 182 days or more in the year of purchase. जिस साल में आपने परचेस किया उस साल आपको ज्यादा परचेस करना, ज्यादा 180 डेज से ज्यादा पुट करना पड़ेगा, तभी आपको फुल डिप्रिसिएशन मिलेगा. अगर आपने लेस देन 180 डेज पुट टू यूज किया तो आपको हाफ ईयर का ही डिप्रिसिएशन मिलेगा. सो विद दैट वी नीड टू डिटरमाइन द कट ऑफ डेट. मैं आपको पूछूंगा मंथ, आप मुझे बताओगे फुल डिप्रिसिएशन या हाफ डिप्रिसिएशन. आप लोगों का प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर 2021. यू हैव टू टेल मी अप्रैल में अगर मैंने असेट लिया, फर्स्ट अप्रैल पे ही असेट लिया तो कितने दिन में असेट यूज करूंगा. फर्स्ट अप्रैल पे ही असेट लिया तो हाउ मेनी डेज आई विल बी यूजिंग द असेट, जल्दी बोलो. अरे फर्स्ट अप्रैल पे ही अगर असेट लिया तो कितने दिन यूज करूंगा मैं. 365. तो फर्स्ट अप्रैल का असेट का डिप्रिसिएशन फुल या हाफ, जल्दी बोलो. अप्रैल में फुल या हाफ? फुल. फर्स्ट मई पे असेट लिया है, फर्स्ट मई, तो 11 मंथ यूज करूंगा अभी मैं. ठीक है ना. आपको चाहिए तो आप कैलसी पे ले लो, कैलसी पे आप टोटल 365 डेज ले लो. अप्रैल में कितने दिन होते हैं? अप्रैल में 30 डेज होते हैं, माइनस करो 30 डेज. तो फर्स्ट मई पे अगर मैंने असेट लिया तो आई विल बी यूजिंग द असेट फॉर 335 डेज. 335 डेज फर्स्ट मई से लेके 31 मार्च तक 335 डेज होते हैं. तो फुल डिप्रिसिएशन या हाफ डिप्रिसिएशन? फुल डिप्रिसिएशन ही मिलेगा. ठीक है ना. प्रोपोर्शनेट नहीं करेंगे, द वे यू डू इन अकाउंट्स वी डोंट डू दैट. इसमें से फिर से मैं माइनस करूंगा मई के 31 डेज, तो मेरा अभी आता है 304 डेज. फर्स्ट जून पे अगर मैंने असेट परचेस किया, फर्स्ट जून पे असेट परचेस किया तो आई विल बी यूजिंग इट फॉर 304 डेज. तो फुल या हाफ? फुल. जून में 30 दिन होते तो माइनस कर दो. तो अगर मैंने फर्स्ट जुलाई पे असेट लिया तो आई विल बी यूजिंग इट फॉर 274 डेज. 274 डेज को यूज करूंगा मैं. फुल या हाफ? फुल. ठीक है ना. अब जुलाई भी खत्म हो गया, जुलाई खत्म होते होते 31 डे और चले जाएंगे तो फर्स्ट अगस्त आ जाएगा. ठीक है ना. फर्स्ट अगस्त पे अगर मैंने असेट परचेस किया तो आई विल बी यूजिंग इट फॉर 243 डेज इन अ ईयर. फुल या हाफ? फुल. ठीक है ना. अगस्त में 31 डेज ही होते हैं तो 31 डेज और माइनस किए मैंने तो 212 आता है मेरा फर्स्ट सितंबर पे. फर्स्ट सितंबर पे मेरा 212 डेज आता है, 212 डेज आता है. तो फुल या हाफ? फुल. सितंबर में 30 डेज होते हैं, मैं माइनस कर देता हूँ 30 डेज. नाउ बी केयरफुल. फर्स्ट अक्टूबर पे अगर मैं असेट परचेस करता हूं तो आई विल बी यूजिंग इट फॉर 182 डेज. 182 डेज के लिए हम यूज करेंगे तो फुल या हाफ? फुल. ठीक है ना. गांधी जयंती 2 अक्टूबर पे अगर यूज करेंगे तो 2 अक्टूबर पे अगर असेट पुट टू यूज कर, अभी एक दिन कम करना पड़ेगा मुझको. ठीक है ना. 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर पे परचेस करेंगे तो इसमें से एक दिन माइनस करता हूं तो 181 डेज होता है गांधी जयंती से 31 मार्च तक. 2 अक्टूबर. फुल या हाफ? फुल. 3 अक्टूबर और एक दिन कम कर देता हूं. 3 अक्टूबर पे अगर मैं असेट परचेस करता हूं तो फुल या हाफ? फुल. क्योंकि अभी भी सर क्या हो रहा है ना, यहाँ पे भी फुल ही चलेगा. क्यों सर? क्योंकि अभी 180 डेज और मोर का लैंग्वेज यूज किया ना. एग्जैक्ट 180 डेज पे हम आ चुके हैं सर. अभी एग्जैक्ट 180 डेज आ रहा है 3 अक्टूबर से लेके आगे एग्जैक्ट 180 डेज आता है तो सर 3 अक्टूबर तक फुल ही होगा. लेकिन 3 अक्टूबर के बाद क्या होगा सर? 4 अक्टूबर से क्या होगा? 4 अक्टूबर के कितने दिन होते हैं? हाफ. 180 डेज कम हो जाएगा. 179 डेज होता है 4 अक्टूबर पे. तो यहाँ पे कितना डिप्रिसिएशन मिलेगा?
half. half year. हाफ। तो इसके आगे का मैं कोई भी डेट लेता हूँ, 15 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 1 नवंबर, 25 नवंबर, 1 दिसंबर, 31 दिसंबर, 18 जनवरी, 27 फेब, 31 मार्च, बिल्कुल लास्ट डे तक इस पूरे पीरियड में कितना डिप्रिसिएशन मिलेगा, 4 अक्टूबर से लेके 31 के इस पीरियड में कितना डिप्रिसिएशन मिलेगा। इधर किधर भी एसेट परचेस करो, लास्ट डे पे भी अगर आपने परचेस किया ना 31 मार्च पे, तभी भी आपको कितना डिप्रिसिएशन मिलेगा, half depreciation. 1 year. Half. जो भी आपका फुल Half ईयर year. का डिप्रिसिएशन आता था उसका हाफ मिलेगा। तो व्हाट इज माय कट ऑफ डेट, माय कट ऑफ डेट इज 3 अक्टूबर। उसका चार्ट मैंने यहाँ पे बना के रख दिया है सर। ये 3 अक्टूबर जो है ना, ये मेरा कट ऑफ डेट है। अगर आपने एसेट इस पीरियड में यूज किया है तो इसको हम बोलते हैं 180 डेज और मोर वाला पीरियड, तो आपको फुल ईयर का डिप्रिसिएशन मिलेगा। 3 अक्टूबर के बाद का डेट अगर एग्जाम में आया तो वी विल कॉल इट हाफ ईयर का डिप्रिसिएशन, और इसको आपको हाफ ईयर का ही डिप्रिसिएशन मिलेगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है, हाँ. Yes. कोई Yes. डाउट? Yes. ठीक है ना सर। अकाउंट्स में दो मेन मेथड होते हैं ना, अकाउंट्स में मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन की अगर हम बात करेंगे तो 2 मेजर मेथड यू फॉलो इन अकाउंट्स। बड़े बड़े वैसे तो बहुत होते हैं, लेकिन मेन जो होते हैं उनका नाम क्या है, SLM and WDV. SLM एंड WDV। ज्यादा डिप्रिसिएशन कहाँ पे आता है, ज्यादा अमाउंट में ज्यादा, फर्स्ट ईयर में तो दोनों का कॉमन है, सब्सिक्वेंट ईयर में ज्यादा डिप्रिसिएशन कहाँ पे आता है, SLM. SLM। इसलिए हमने SLM को लेना नहीं है, SLM हमने इग्नोर कर दिया है, और हमारे यहाँ पे मैंडेटरी करना होता है WDV फॉलो। आपको SLM का ऑप्शन दिया है हमने, मैंडेटरी नहीं है, SLM का ऑप्शन दिया, लेकिन वो खाली पावर जनरेटिंग यूनिट्स को दिया गया है, ठीक है ना, वो भी खाली ऑप्शन है, एंड दे आल्सो डोंट फॉलो इट। जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी तक अपनी जिंदगी में सॉल्व किया, जितना भी प्रैक्टिकल नॉलेज मुझे है, SLM वो लोग पावर जनरेटिंग यूनिट वाले भी नहीं अडॉप्ट करते, खाली ऑप्शन देके रखा है, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव बहुत ज्यादा होता है वहां पे, बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, हेवी मशीनरी लगती है, तो उसको ज्यादा बेनिफिट देने के लिए उन्होंने SLM बना के रखा है, लेकिन SLM में मगजमारी बहुत है, तो दे डोंट डू इट। WDV इज द वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट मेथड, लेकिन जो WDV आपको आती है और जो WDV हम पढ़ने वाले यहाँ पे वो अलग है, ठीक है ना, वो थोड़ा अलग है। कंपटीशन करने का मेथड वही है, लेकिन उसके जो फंडामेंटल्स है वो अलग है। तो सर SLM जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा, ऑप्शनल है, ओनली पावर यूनिट्स को, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स को। और जो WDV है सर, ये मैंडेटरी है फॉर एनी अदर एसएससी। आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन सिलेक्ट करना इज अ चॉइस गिवन टू मैनेजमेंट, इसको अकाउंटिंग पॉलिसी बोलते हैं। ऐसा कुछ सुना है आप लोगों ने फाउंडेशन में? मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन इज अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंट्स में इसको अकाउंटिंग पॉलिसी बोलते हैं। और क्या पॉलिसी अडॉप्ट करना इज अ चॉइस ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड होता है, राइट? Yes. लेकिन ऐसा इनकम टैक्स में नहीं है। इनकम टैक्स लॉ है, लॉ सबके लिए कांस्टेंट होना चाहिए ना, प्रोप्राइटर हो या कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो या कोई भी हो, बिहार की कंपनी हो, मुंबई की कंपनी हो, कहाँ पे की हो, सब लोगों को सेम लॉ अगर लगाना है तो सबको WDV ही फॉलो करना पड़ेगा। उसके अलावा जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया कि अगर मेरे पास 1 लाख असेट होंगे और आपको अकाउंट्स में 1 लाख कंप्यूटर होंगे अगर ICICI बैंक के पास, और आपको अगर अकाउंटिंग वे में अगर आपको डिप्रिसिएशन कंप्यूट करना पड़ेगा तो आपको सॉफ्टवेयर यूज करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप 1 लाख कॉलम बनाओगे, उस 1 लाख कॉलम को बोलते हैं इंडिविजुअल असेट। जबकि हम हमारे इनकम टैक्स लॉ में हम ब्लॉक के ऊपर असेट ब्लॉक ऑफ असेट के ऊपर डिप्रिसिएशन निकालते हैं, तो पूरे 1 लाख कंप्यूटर्स के ऊपर खाली एक ही बार हमारा डिप्रिसिएशन निकलेगा। आर यू गेटिंग व्हाट इज द डिफरेंस हियर? इंडिविजुअल असेट सिस्टम मतलब अगर आपके पास 5 असेट होंगे तो 5 टाइम आप डिप्रिसिएशन निकालोगे, और ब्लॉक ऑफ असेट मतलब सर आपके 5 असेट के ऊपर, 5 असेट्स के ऊपर एक ही टाइम पे डिप्रिसिएशन निकलेगा। दोनों में का फर्क समझ में आ रहा है आपको? Yes. Yes. हाँ, ये ब्लॉक है सर। तो ब्लॉक का डेफिनेशन क्या है? ब्लॉक ऑफ असेट मींस अ ग्रुप ऑफ असेट। ओके सर, ये तो समझ में आ रहा है कि ग्रुप ऑफ असेट है ऑफ अ सेम कैटेगरी। अच्छा, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऑफ अ सेम कैटेगरी विद अ सेम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। सर ब्लॉक तभी बनता है जब दोनों का सेम कैटेगरी है और सेम रेट है। मैंने आपको 4 कैटेगरी के एसेट बताए और रेट मैंने अलग अलग बताया। जैसे मैं आपको एग्जांपल पूछता हूं, मुझे बताओ बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2, बिल्डिंग 3, मेरे पास 3 बिल्डिंग्स है, मैं 3 बिल्डिंग्स का अलग अलग डिप्रिसिएशन निकालूंगा कि एक ही टाइम पे निकालूंगा इनकम टैक्स में? बोलो ना, एक ही टाइम पे निकलेगा डिप्रिसिएशन, क्योंकि इनका सेम रेट है और सेम कैटेगरी है।
लेकिन मुझे एक बात बताओ, बिल्डिंग का भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है और फर्नीचर का भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, रेट तो सेम है, लेकिन क्या मैं इन दोनों का एक ब्लॉक बना के डेप्रिसिएशन एक ही टाइम पे निकाल सकता हूं क्या? नहीं। नहीं। क्यों नहीं सर? क्योंकि बिल्डिंग का कैटेगरी अलग है और फर्नीचर का रेट सेम है लेकिन कैटेगरी अलग है। वैसे ही मैं क्या पूछता हूँ, कंप्यूटर्स भी अदर असेट में आते हैं और प्लांट एंड मशीनरी भी अदर असेट में आता है, दोनों भी अदर असेट में आते हैं, तो इनका कैटेगरी एक ही है, लेकिन कंप्यूटर का रेट 40% का है और प्लांट एंड मशीनरी का 15% का है। दो उनकी कैटेगरी सेम, लेकिन क्या मैं इनका ब्लॉक बना सकता हूं? बोलो ना प्लीज, क्या इनको एक ही में डाल के इनका रेट नहीं। नहीं ना? क्यों सर? ये तो लॉजिकली है, 40% है ना सर। तो ब्लॉक कब बनता है, ग्रुप ऑफ असेट कब बनता है सर? जब उनका सेम रेट है प्लस सेम कैटेगरी है। आपको ये दो कंडीशन समझ में आया? ब्लॉक किसका बनता है? सेम रेट सेम कैटेगरी। ओके, बोलो, ये समझ में आया? सेम रेट सेम कैटेगरी, दोनों सेम होना चाहिए तो ही आपका क्या बन जाता है, ब्लॉक ऑफ असेट बनता है। सर हमारे यहाँ पे हार्डली 4 ब्लॉक होते हैं, थोड़े ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 3-4 ब्लॉक के ऊपर आपका पूरा बिजनेस का डेप्रिसिएशन निकल जाता है। ये हमारा फॉर्मेट है ओपनिंग WDV, ठीक है ना। एड परचेसेस, और परचेसेस को हम डिवाइड करते हैं लेस देन 180 डेज एंड 180 डेज और मोर में। फिर हमने जो सेल प्राइस दिया है वो माइनस किया जाता है, फिर क्लोजिंग WDV आता है, और क्लोजिंग WDV में से डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन माइनस कर लोगे तो ओपनिंग WDV ऑफ द नेक्स्ट ईयर आता है, या क्लोजिंग WDV आफ्टर डेप्रिसिएशन आप बोल सकते हो। ये डेप्रिसिएशन का फॉर्मेट है, मैं आपको बहुत बार बताऊंगा ये फॉर्मेट, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये कैसे कंप्लीट होता है वो प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू ही मुझे आपको बताना पड़ेगा। उसके पहले बिफोर आई गो फर्दर, लेट अस कंप्यूट डेप्रिसिएशन कैजुअली। मैं ये लास्ट कॉलम में डेप्रिसिएशन लिख रहा हूं, आप लोग मुझे इंडिविजुअल असेट का डेप्रिसिएशन निकाल के बताओगे। प्लीज यूज योर कैलकुलेटर्स एंड टेल मी द डेप्रिसिएशन ऑन ईच असेट। A newly qualified chartered accountant, Mr. Dhaval, commenced the practice and has acquired the following asset in his office during the financial year 2021 at the cost shown against each item. हर item के सामने उसका cost दिखाया हुआ है। Calculate the amount of depreciation that can be claimed from the professional income for AY 21-22. Assume that all the assets were purchased by account pay check. चलो ठीक है, हमें क्या करना है, एक एक असेट का डेप्रिसिएशन बताना है। पहले तो मुझे रेट बताया करो, कंप्यूटर का रेट कितना लो, जल्दी बोलो। कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रेट नहीं दिया है क्वेश्चन में। 40%। 40%। अच्छा, डेट ऑफ परचेज दिया हुआ है और डेट ऑफ पुट टू यूज दिया है, कौन सा डेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए 180 डेज निकालने के लिए? पुट टू यूज। 1 अक्टूबर बोला है तो फुल डेप्रिसिएशन या हाफ डेप्रिसिएशन? 1 अक्टूबर Full. फुल डेप्रिसिएशन, तो निकालो फुल डेप्रिसिएशन और मुझे बताओ कितना आ रहा है। 14,000. 14,000। चलो ठीक है। अब जो कंप्यूटर के रिलेटेड जो भी असेट होते हैं ना, उनको कंप्यूटर के रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से डेप्रिशिएट करना है, ऐसा केस लॉ है हमारा, ठीक है ना। तो कंप्यूटर यूपीएस समझते हो ना, पावर फेलियर जब होता है तो डायरेक्ट कंप्यूटर बनना हो करके हम उसको यूपीएस लगा के रखते हैं। तो उसका रेट भी कितना रखेंगे, जल्दी बोलो। 40% ही रखेंगे। 2 अक्टूबर को परचेस हुआ था लेकिन 8 अक्टूबर को पुट टू यूज हुआ है, फुल या हाफ? हाफ। कंप्यूट करो एवरीवन, प्लीज कंप्यूट। 1,700. 1700 आ रहा है, ठीक है ना। कंप्यूटर प्रिंटर का भी रेट कितना लेंगे? 40%। 40% लेंगे, ठीक है ना। 1 अक्टूबर पे परचेस किया, 1 अक्टूबर पे यूज किया हुआ है, फुल और हाफ? फुल 4,800। हाँ नहीं, 4,800 नहीं आ रहा, 5,000. 5,000 आ रहा है ना। बुक्स अदर देन एनुअल पब्लिकेशन, हमें क्या करना है, एनुअल पब्लिकेशन वगैरह से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। नॉर्मल बुक हो या ऑर्डिनरी बुक हो, सारे बुक्स, टोटल बुक जो है वो हमारा 13,000 का है और 1 अप्रैल से ही हम यूज कर रहे हैं। तो फुल डेप्रिसिएशन, बुक्स का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना होता है, जल्दी बोलो। 40%। 40%। तो 13,000 का 40%, 5,200. ऑफिस फर्नीचर अक्वायर्ड फ्रॉम अनदर प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। अभी नया नया क्वालिफाइड है,
ऑफिस फर्नीचर करने का इतना पैसा नहीं था, तो कोई एक पुराना सीए था, उससे उसने भाड़े भाड़े पे बता रहा हूँ सॉरी, सेकेंड हैंड में ले लिया। सेकेंड हैंड एसेट के ऊपर भी डेप्रिसिएशन मिलता है ना, हाँ, यूज तो कर ही रहा है, पैसे देके खरीद ही लिया है, तो 3 लाख रुपीज इंटू कितना करूं यहाँ पे फर्नीचर का रेट 10%. 10%, तो 3 लाख का 10% करेंगे तो वो तो फुल डेप्रिसिएशन है। लैपटॉप का कितना लेंगे 40%. और 8 अक्टूबर है तो 8,600. ठीक है। अब टोटल डेप्रिसिएशन आप ना ऐसा नहीं कर सकते टोटल, अब आपको ना ब्लॉक ढूंढने पड़ेंगे। कैन यू फाइंड अ ब्लॉक? कितने ब्लॉक है यहाँ पे? असेट तो 6 है मेरे पास, लेकिन ब्लॉक कितने हैं जरा ढूंढो। हाँ टाइम लो, बट टेल मी द नंबर ऑफ ब्लॉक्स। हाउ मेनी ब्लॉक्स कैन यू सी? इसमें थोड़ा टैलेंट यूज होता है। 3 block. 3 blocks. 3 है कि 2 है? 2 है। अलग ही ब्लॉक आएगा ना उसका। देखो कंप्यूटर अदर एसेट में आता है, कंप्यूटर यूपीएस भी अदर एसेट में आता है, ये भी अदर, प्रिंटर भी अदर एसेट में आता है, लैपटॉप भी अदर एसेट में आता है। ये 4 तो एक कैटेगरी की, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हाँ। बुक्स भी अदर एसेट में अभी आता है। बुक्स जो है ना, बुक्स वो भी अदर एसेट में ही आता है, और उसका रेट भी 40% का ही है। तो आप नया ब्लॉक क्यों बनाओगे? सेम कैटेगरी सेम रेट ना। मैंने Yes. सेम फीचर नहीं बोला था, हाँ, आई डिड नॉट से सेम फीचर, आई सेड सेम कैटेगरी सेम रेट अगर होता है तो उसका ब्लॉक फॉर्म होता है। तो इसका भी एक ही ब्लॉक है। ऑफिस फर्नीचर डेफिनेटली, बिकॉज इट इज अ 10% एंड अ डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट रेट डिफरेंट कैटेगरी, तो इसका एक दूसरा ब्लॉक बनेगा। तो फाइनल आंसर का प्रेजेंटेशन आपका ऐसा आना चाहिए कि ये 30,000 छोड़ के आप बाकी का टोटल ले लो ना, कितना आ रहा है। इग्नोर दिस 30,000 और बाकी का टोटल ले लो। $34,500. 34,500। ये देखो, एक ब्लॉक जो है वो फर्नीचर का है, उसका 10% के रेट पे 30,000 का डेप्रिसिएशन आता है। और जो सेकेंड ब्लॉक है जिसमें सब कुछ आ गया, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, यूपीएस, लैपटॉप, प्रिंटर, बुक्स भी आ गए, जिसका रेट 40% है, उसका 34,500। तो टोटल डेप्रिसिएशन 64,500 आता है। और फिर ये वर्किंग नोट अपने हिसाब से आप दिखा सकते हो। करने लायक है, हो जाएगा, जम रहा है आप लोगों को, थोड़ा तो आ रहा है। हाँ, Yes. yes. यस सर। हाँ थोड़ा बहुत, मतलब कैसा है ना, दिस इज समथिंग न्यू, यू हैव नेवर डन इट इन टिल दिस टाइम, आई बिलीव आपने कभी नहीं किया है प्रीवियस लाइफ में आपके, जब जितने भी अपनी डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन किए आपने, यू हैव नेवर डन दिस काइंड ऑफ कैलकुलेशन। दिस इज द यूनिक एंड द मोस्ट इजीएस्ट एंड लॉजिकल कैलकुलेशन दैट यू कैन एवर सी फॉर डेप्रिसिएशन। और ये ऐसा खाली टैक्स लॉ में होता है। नेवर ट्रबल योर अकाउंट्स फैकल्टी विद ब्लॉक ऑफ असेट्स। सर टैक्स में तो ऐसे होता है, आप तो ऐसे कर रहे हो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैव डिफरेंट रूल्स and income tax law have a different rule. Do not apply accounts in tax and tax in accounts. इन दोनों का कोई कोरिलेशन नहीं है। नेवर आस्क लॉजिक्स टू द अकाउंट्स फैकल्टी अबाउट व्हाई 180 डेज एंड व्हाई नॉट 180 डेज। अच्छा 180 डेज से और एक मुझे बात आपको ये बतानी थी, नेवर गेट कंफ्यूज विथ 180 डेज विथ 182 डेज। 182 डेज हमने कहां पे यूज किया था लॉ में? Residential status. We have used 182 days in a residential status. Never get confused with residential status. यहाँ पे स्टूडेंट ना थोड़े कंफ्यूज होने का चांस होता है कि वहां पे 180 लिखते हैं या तो यहाँ पे 182 रख देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कौन से चैप्टर में कौन सा डेज यूज किया गया है। इसके अलावा और एक बता देता हूं, हमने यहाँ पे जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो बाय हार्ट किए अभी वो, और इनकम फ्रॉम सैलरी में मैंने आपको जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पढ़ाए थे while computing WDV, याद आ रहा है आपको? सैलरी परक्यूजिट में कंप्यूटर पे वहां पे 50% लिया था, डू यू रिमेम्बर? यस। कंप्यूटर के 50% लिया था, मोटर कार का 20% लिया था, और अदर एसेट को 10% लिया था, लेकिन मेथड एसएलएम रखा था, राइट? तो डोंट गेट कंफ्यूज विद सैलरी एंड पीजीवीपी आल्सो. Salary have different methods, different rule, and this what you say, PGVP have different rates, different rule. इतना क्लियर है? यस। ओके, थैंक यू। अभी आपको कोई भी पर्टिकुलर डाउट होगा, जितना भी मैंने बोला उसमें बोलो मुझे।
So we are doing few basic illustration, because if I directly jump into ICA questions, then it may take you, it may take your morale down, because they give complicated questions from beginning itself. So let us do some basic illustrations which is created by me. So copy down this illustration, and if you have, so what is this illustration? So we are talking about asset, which is a building. So the rate of depreciation, 10%. Opening WDV is 100 lakh, and we are having 5 buildings. Apart from opening WDV, I had purchased as on 1/4/2020 20 lakh rupees building, one building. On 1/7/2020, I had purchased another building, 30 lakh rupees. On 1st January, I had purchased 50 lakh rupees building, two number of buildings. Can you please tell me, out of all these particular asset that you can see on your board, which one is the special one, जहां पे हमें को स्पेशल ट्रीटमेंट देनी है? Which one is the special one? इन सब में स्पेशल वन कौन सा है? 1st January. 1st January, First January. क्योंकि इसका हाफ डिप्रिसिएशन मिलेगा, इसका फुल मिलेगा, इसका तो फुल ही मिलेगा, और इसका तो डेफिनेटली फुल मिलेगा, क्योंकि ये ओपनिंग से आया हुआ है, ये तो करंट ईयर का परचेस ही नहीं है। तो जो हाफ वाला होता है ना, उसको पहले, जो स्पेशल होता है उसका ट्रीटमेंट पहले देना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स सी कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। ओके, तो व्हाट इज आवर फॉर्मेट? आवर फॉर्मेट इज वेरी सिंपल। ठीक है ना, ऐसा टेबल बनाते हम, और यहाँ पे हम लिखेंगे बिल्डिंग का ब्लॉक है हमारा, और बिल्डिंग ब्लॉक का हमारा रेट होता है 10%। वी विल स्टार्ट विथ ओपनिंग WDV। ओपनिंग WDV जो हमारा है वो है 100 लाख रुपीज। मैं 100 में लिखता हूँ, रुपीज इन लाख आप चाहिए तो ऊपर लिख देना। लेकिन मैं बिल्डिंग की क्वांटिटी ब्रैकेट में लिख रहा हूं। यूजुअली हम जब सॉल्व करते हैं या इनकम टैक्स को इंटीमेट करते हैं तो हम क्वांटिटी नहीं लिखते। आई एम राइटिंग द क्वांटिटी जस्ट टू शो यू दैट वी आर नॉट डिटरमाइनिंग asset वाइज डेप्रिसिएशन, वी आर डिटरमाइनिंग द ब्लॉक वाइज डेप्रिसिएशन। तो ये फर्क है, ये आपको समझ में आना चाहिए। देन ऐड क्या करेंगे सर? ऐड करेंगे परचेसेस। वी विल ऐड परचेसेस। अब परचेसेस मेरे यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं, जबकि मैंने 3 परचेस किए। देखो हाँ, मैंने परचेस कितने किए? 3। बट आई विल नॉट ऐड 3 डिफरेंट परचेसेस एट 3 डिफरेंट लाइन। मुझे परचेसेस को डिवाइड करना पड़ेगा, 180 डेज और मोर और लेस देन 180 डेज। तो ये मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, परचेसेस असेट पुट टू यूज। अभी तो पूरा लिख रहा हूं, आगे जाके मैं शॉर्टकट में लिखा करूंगा। असेट पुट टू यूज फॉर, asset put to use for less than 180 days and 180 days or more। गलती से more than 180 days मत लिखना, नहीं तो 180 days कहाँ लिखोगे? तो सर यहाँ पे तो एक ही असेट है, यहाँ पे तो 50 लाख का असेट है, यहाँ पे 2 बिल्डिंग आई थी, और यहाँ पे 2 असेट है। क्या वैल्यू है उनकी? सर उनकी वैल्यू 20 लाख और 30 लाख है। ठीक है ना, ये भी 50 लाख का ही है, तो ये 20 + 30 का है। सर ये भी 50 लाख के 2 असेट है। तो सब टोटल कितना हो गया? देखो, ओरिजिनल 100 + 50 + 50 200 के असेट हो गए। टोटल मेरे पास 9 असेट हो गए। ठीक है ना, इसमें से लेस करना होता है सेलिंग प्राइस, मनी पेएबल करके हम इसमें से माइनस करते हैं। अगर मैंने कोई असेट सेल किया होगा तो, लेकिन मैंने कोई असेट सेल ही नहीं किया है, तो मनी पेएबल सेलिंग प्राइस यहां से माइनस नहीं होगा। तो इसको हम लिखते हैं क्लोजिंग WDV। दिस इज द क्लोजिंग WDV। ठीक है ना, ऐसे आप भी लिखा करोगे। 200 लाख 9 असेट। अभी इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन। ठीक है ना, डेप्रिसिएशन जब हम प्रोवाइड करते हैं ना, बात वही लिखनी होती है, लेस देन 180 डेज। लेस देन 180 डेज जो होता है, इसका डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे हम? जल्दी बोलो। 50 लाख इंटू 10% इंटू 1/2। एम आई राइट? हाँ। Yes. 50 लाख इंटू 10% डिवाइड बाय 2, तो 2.5 लाख आ गया ये। और बैलेंस इफ एनी, बैलेंस इफ एनी, बैलेंस इफ एनी, तो बैलेंस कितना बच गया? जल्दी बोलो मुझे। टोटल मेरा वैल्यू 200 लाख का है,
टोटल वैल्यू 200 लाख है, उसमें का 50 लाख का मैंने डिप्रिसिएशन निकाल लिया, तो बैलेंस कितना हो गया? $200 लाख माइनस 50 लाख इंटू फुल डिप्रिसिएशन करना है ना। अरे आर यू गेटिंग दिस? मेरे पास टोटल एसेट का वैल्यू 200 लाख है ना एट ईयर एंड। 200 लाख में से 50 लाख जो लेस देन 180 डेज था, ये वाला निकाल गया, तो बच गया 200 लाख। 200 लाख माइनस 50, तो 150 का 15%, 10%, 15 लाख आएगा। तो टोटल डिप्रिसिएशन मेरा हो गया 15 पॉइंट प्लस 2.5 इज इक्वल टू 17.5 हो गया। 17.5 अगर मैं 200 में से माइनस करता हूं तो 182.5 लाख मेरा आ जाता है ओपनिंग WDV ऑफ नेक्स्ट ईयर एज ऑन 1/4/2021। बोलो, कुछ डाउट है तो पूछो प्लीज। कुछ डाउट है तो पूछो प्लीज। मैंने सिंपली क्या किया, ओपनिंग WDV लिया, फिर मैंने असेट लेस देन 180 डेज वाले लिखे, असेट 180 डेज और मोर लिखे, टोटल असेट मेरे 200 लाख के हो गए। 200 लाख में से जो असेट का वैल्यू लेस देन 180 डेज में आता है, ये स्पेशल वैल्यू बोलता हूं मैं हमेशा, ये स्पेशल वैल्यू को पहला स्पेशल ट्रीटमेंट दे दिया मैंने, और फिर जो बचा हुआ असेट था उसके ऊपर मैंने 10% का रेट लगा दिया। कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया, आप लोग लिख लो, कुछ नहीं समझता तो मुझे पूछो। डू नॉट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चन।